निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा ग्रत कौन सा है? ग्रत का मतलब हो गया गड्ढा। ऑप्शन ए चैलेंजर, ऑप्शन बी रोमासे, ऑप्शन सी प्यूट्रोरिको, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चैलेंजर। विश्व का सबसे गहरा ग्रत चैलेंजर है। चैलेंजर ग्रत पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप समूह के पास स्थित है। ग्रत महासागरों का सबसे गहरा भाग है। मेरियाना ग्रत की गहराई 1022 मीटर है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक गहरा ग्रत टोनगा ग्रत है, जो मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में 10,882 मीटर गहरा है। महासागरीय नीतल के लगभग 7% भाग का ग्रत का विस्तार है। प्यूटोरिको अंटार्कटिक महासागर की सबसे गहरी ग्रत है। अगला सवाल है, 15 से 20 जनवरी 2024 के मध्य 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? कनपाला में, दिल्ली में, विलियम्स में, फिजी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 15 से 20 जनवरी 2024 के मध्य 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कनपाला में हुआ था। नाम की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ। इसका सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। कुछ प्रमुख सम्मेलन है जो टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा जाता है। 27वां WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन, ये दिल्ली में हुआ, भारत में। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का विलियम्स में हुआ, लिथुआनिया देश में। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, इसका आयोजन नार्डिंग हुआ, जो फिजी देश में पड़ता है। अगला सवाल है कि भारत में मृदा विस्तार का सही आरोही क्रम क्या है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन सी लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में मृदा विस्तार का सही आरोही क्रम है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी एवं लेटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान एवं दक्षिण घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड के कुछ भागों में तथा छोटा नागपुर में पाया जाता है। काली मिट्टी मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती है। इनमें सबसे लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा युक्त क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला सवाल है कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति उत्पाद, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति उपभोग, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत या बाजार लागत पर की जाती है। साइमन कुजनेटस को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगस्त 1949 में स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1853। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पुनः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत उड़ीसा और सिंध का सृजन हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु विधान परिषद की स्थापना की गई। 1853 के चार्टर के अधीन 1854 में 6 सदस्यीय विधायिका परिषद की स्थापना की गई। इस प्रकार भारत में 1854 ईस्वी से सांसदीय प्रणाली की शुरुआत हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया।
रूलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए इस कानून को पंडित मोतीलाल नेहरू ने बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा। अगला सवाल है कि फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है। ऑप्शन ए आर वेक्टर मनी, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी अरुण गोयल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। राजीव कुमार फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान मुख्य चुनाव के आयुक्त हैं। अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से मार्च 2024 में त्याग पत्र दे दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, जो देश आजाद होने के बाद 25वां बार जो बने हैं वो राजीव कुमार है। महान्यायवादी है आर वेक्टर मनी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। उपराष्ट्रपति है जगदीश धनखड़ जो 14वां बार बने हैं। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जो 15वां बार बने हैं। अगला सवाल है कि समर्पण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 सितंबर, ऑप्शन बी 4 फरवरी, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 11 फरवरी। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के अवसर पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। इन्हें महाकवि भारती चार के नाम से भी जाना जाता है। हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। तमिल लेखक सुब्रह्मण्य भारती की पुण्यतिथि 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है। ऑप्शन ए समीर वी कामत, ऑप्शन बी विवेक भसीन, ऑप्शन सी एस सोमनाथ, ऑप्शन डी के मोहंती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसरो के वर्तमान समय में प्रमुख है एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख है समीर वी कामत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के प्रमुख है विवेक भसीन। अगला सवाल है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी टी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ता यानी जिंक को जमा किया जाता है। लोहे को आंध्र वायु में छोड़ देने पर उसके द्वारा लाल रंग की एक ढीली परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने वाला पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। लोहे की जस्तीकृत चादर पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। लोहे के परत पीच, अलकतरा, एल्यूमिनियम पेंट लगाने से जंग को रोका जा सकता है।